नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पाइनस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिम्नोस्पर्म का नया मेंबर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एफ्रीडा या इफेड्रा। यह एक जीरोफाइटिक मेंबर है जो कि राजस्थान में भी ग्रो होता है या राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी यह नेचुरली रूप से पाया जाता है। तो आज हम इस मेंबर का क्लासिफिकेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसमें जड़ की आंतरिक संरचना को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम जो ये इफेड्रा जो प्लांट्स है, कैसा प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जो कि कहाँ पर उगता है, जो वार्म क्लाइमेट है वहाँ पर ये अधिकतर कंडीशन में पाया जाता है। और कहीं कहीं इसकी कुछ जातियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी, जैसे जो सिक्किम है, दार्जिलिंग है या जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन में इसका जो डिवीज़न होगा वो कौन होगा, स्पर्मेटोफाइटा होगा, क्योंकि ये कैसा पादप है, बीजीय पादप है। क्योंकि जो सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे पादप होते हैं, बीजीय पादप होते हैं। तो इसका जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, कौन सा डिवीज़न होगा, स्पर्मेटोफाइटा या बीजीय पादपों का डिवीज़न होगा। अब स्पर्मेटोफाइटा क्या है, डिवीज़न है, तो इसका जो सब डिवीज़न होगा वो कौन होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। क्योंकि स्पर्मेटोफाइटा में दो सब डिवीज़न है, एक तो जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। तो एफ्रीडा कौन सा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, तो यहाँ पर सब डिवीज़न क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। इसके बाद इसकी अगर क्लास की बात करें या वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा है इसका, निटोप्सिडा वर्ग है। यहाँ पर जो ये जी होता है ये कैसा साइलेंट रहता है। इसकी जो क्लास होती है वह कौन सी होती है, निटोप्सिडा क्लास होती है। इसके बाद अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कौन सा होगा इसका, निटेल्स होगा। तो ऑर्डर कैसा है इसका, निटेल्स ऑर्डर है। इसके बाद इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली होगी इसकी एफ्रीडेसी और जीनस होगा इसका एफ्रीडा। और इसकी अनेक जातियां होती है जैसे एफ्रीडा इंटरमीडिया, एफ्रीडा फोलिएटा यदि ऐसी अनेक जातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो एफ्रीडा फोलिएटा जो जाति है ये राजस्थान में नेचुरली रूप से ग्रो होती है। राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला पोर्शन है वहाँ पर एफ्रीडा फोलिएटा जो जाति है वह नेचुरली रूप से ग्रो होती है। इसके बाद अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन या इसके वितरण की बात करें कि एफ्रीडा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जो एफ्रीडा कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो एफ्रीडा कहाँ पर पाया जाता है मेनली अगर ये देखें तो ये कैसा पादप है, जीरोफाइट या जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा पादप है, मरुद्भिदीय पादप है। मरुद्भिदी का मतलब क्या होता है, पानी की कमी वाले आवासों में यह पाया जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ जीरोफाइटिक अडप्टेशन या मरुद्भिदीय लक्षण भी इसमें पाए जाते होंगे। तो यहाँ पर ये जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं या मरुद्भिदीय पादप हैं। और जो इसकी जो एक जाति होती है, अभी अभी मैंने बताया आपको, इफेड्रा फोलिएटा, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान में और पंजाब में भी पाई जाती है। तो एफ्रीडा फोलिएटा जाति राजस्थान में नेचुरली रूप से मिलेगी आपको। और अगर हम ये देखें कि राजस्थान में जिम्नोस्पर्म की कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, या राजस्थान में पाए, क्वेश्चन कभी कभी यह भी बन जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाले दो जिम्नोस्पर्म के नाम लिखिए। तो एक जिम्नोस्पर्म तो कौन सा है, एफ्रीडा फोलिएटा, और जो दूसरा जिम्नोस्पर्म है राजस्थान में पाया जाने वाला वह है वेलवेसिया या एफ्रीडा वेलवेसिया। राजस्थान में ये दोनों ही जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली। ये जीरोफाइटिक प्लांट है, तो जो वार्म क्लाइमेट है या जो पानी की कमी वाले जो आवास होते हैं वहाँ पर यह पाया जाता है। अगर
इसकी जातियों की बात करें तो जो एफ्रेडा फोलिएटा जो जाति है ये राजस्थान में नेचुरली रूप से पाई जाती है, और जो एक और जाति है एफ्रेडा वेलवेसिया यह भी राजस्थान में ग्रो होती है। इसके बाद हम इसके जो मॉर्फोलॉजी है भाई, ये जो प्लांट्स हैं ये कैसा है, जीरोफाइटिक प्लांट्स है। तो जीरोफाइटिक का मतलब पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये पाया जाएगा। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वह यह कैसा दिखाई देता है, झाड़ी नुमा पादप दिखाई देता है। ये बहुत ही कम वृक्षों के रूप में हमें मिलेगा, मेनली किस में मिलेगा, झाड़ी नुमा नेचर के रूप में या झाड़ी नुमा प्रकृति का ये हमें दिखाई देगा। केवल एफ्रीडा की एक जाति है एफ्रीडा ट्राइएटा। कौन सी जाति, एफ्रीडा ट्राइएटा। ये कभी कभी एक छोटे वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। जब ये ग्रो होती हैं तो ग्रो होने के दौरान ये एक छोटे वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। बाकी की जो जितनी भी जो जातियां हैं यह हमें झाड़ी नुमा नेचर के रूप में ही दिखाई देगी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि जो एफ्रीडा जो प्लांट्स होता है ये बाह्य संरचना में रूप रंग आकार में कैसा दिखाई देता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी को हम डायग्रामेटिक रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें या ये जो इसका जो स्पोरोफाइट होता है इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, तो पहले इसके स्पोरोफाइट को देख लेते हैं कि स्पोरोफाइट कैसा है। इसका द्विगुणित होता है और ये कैसा होता है, डायोसियस नेचर का होता है। और डायोसियस का मतलब क्या होता है, एक लिंगाशयी। एक लिंगाशय का मतलब इसका मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट पर मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन का निर्माण होगा, उसी प्रकार फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन का या फीमेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। तो इसका जो मेन स्पोरोफाइट या जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और ये कैसी होती है, डायोसियस नेचर की या एक लिंगाशयी नेचर की होती है। अर्थात एक प्लांट पर केवल एक ही जनन संरचना का, एक ही प्रकार की जनन संरचना का यहाँ पर निर्माण होगा। और हमने अभी अभी बात की कि जो एफ्रीडा जो प्लांट्स हैं वह कहाँ पर उगता है, जीरोफाइटिक कंडीशन में उगता है। तो ये प्लांट्स कैसा होता है, झाड़ी नुमा होता है, क्योंकि वृक्षीय प्रकृति का नहीं होता। क्योंकि इसमें जो पत्तियां होती हैं वह भी काफ़ी रिड्यूस प्रकार की पाई जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन से होने वाली यह जल की हानि को कम कर सके। तो इसका जो पादप होता है वह कैसा दिखाई देता है, ये झाड़ी नुमा, जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ऐसा हमें एफ्रीडा का प्लांट से दिखाई देगा। काफ़ी झाड़ी नुमा प्रकृति का होता है। इसमें जो पत्तियां होती है वह काफ़ी सूक्ष्म या सल्कीय पत्तियां होती है। और उन पत्तियां क्या कार्य करती है, प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें पत्तियां तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती, इसी कारण जो इनका जो तना होता है वह प्रकाश संश्लेषण करने लग जाता है। हरा ग्रीन होकर क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके फूड बनाने लग जाता है। तो ये कैसा प्लांट्स है, झाड़ी नुमा प्लांट्स है। अगर हम इस प्लांट्स की विभिन्न संरचनाओं की बात करें, जैसे पहले हम इसकी तने को लेते हैं, तो इसका जो तना होता है वह कैसा दिखाई देता है, जैसे ये इसका जो स्टेम वाला पोर्शन है, और जो ये स्टेम वाला जो पोर्शन है ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, एक तो कैसा है, यह ग्रीन कलर का है। और जो इसका जो तना होता है इस पर उबार और गर्त पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी टीएस काटेंगे तने की तो ऐसी ही दिखाई देगी, कई जगह उबार, कई जगह गर्त, उबार गर्त, ऐसी हमें इसकी टीएस दिखाई देगी। तो उबार व गर्त पाए जाते हैं, मतलब इसका जो तना होता है ये बाह्य संरचना में हमें कैसा दिखाई देता है, लहरदार दिखाई देता है। और इसके जो गर्त वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। कौन से रंध्र मिलेंगे, हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र। हैप्लोचिलिक रंध्र किन्हें कहा जाता है, जो रंध्र गर्त में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र
कहा जाता है। ये रंध्र कहाँ पर मिलेंगे? इसके तने पर मिलेंगे। और इसका तना कैसा है? ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें जो पत्तियां होती है वह काफ़ी सल्कीय होती है या हासित प्रकृति की होती है। इसी कारण इसका जो तना होता है वह हरा होकर प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। इसी कारण इसके तने को प्रणाब तना कहा जाता है। कौन सा तना कहा जाता है? प्रणाब तना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ग्रीन होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लग जाता है। इसी कारण इसके तने को क्या कहा जाता है? प्रणाब तना कहा जाता है। तो तने की विशेषता देख ली हमने, कैसा है? हरा कलर का है। और प्रारंभिक अवस्था में तो ये कोमल प्रकृति का होता है, परंतु कुछ समय पश्चात ये काष्ठीय प्रकृति का हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं और तने पर उबार और गर्द पाए जाते हैं। मतलब तने की जो बाह्य संरचना होती है वह लहरदार दिखाई देती है। तो ये था इसका तना। और इसका जो तना होता है इसमें और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ये कोई तना है तो इस पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या है? ये पर्व संधि है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? पर्व या इंटरनोड। मतलब दो पर्व संधि के बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। और यहाँ पर जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई होती है जो कि काफ़ी सल्कीय प्रकृति की होती है, वो कहाँ पर लगी हुई होती है? इसकी पर्व संधि पर लगी हुई होती हैं। तो इसका जो तना होता है ये किस में बटा हुआ होता है? पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ होता है। इसी कारण जो एफ्रीडा जो प्लांट्स है इसे ज्वाइंटेड फर भी कहा जाता है। कौन सा फर कहेंगे इसे? ज्वाइंटेड फर या संधि फर। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ज्वाइंटेड फर किसे कहा जाता है? तो ज्वाइंटेड फर किसे कहा जाता है? एफेड्रा प्लांट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका तना पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ रहता है। तो यह हमने तने की विशेषता देख ली। तने कैसा है? ग्रीन कलर का है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसी कारण इसे पर्णाब कहा जाता है। तना कैसा दिखाई देता है? लहरदार दिखाई देता है। मतलब उबार व गर्त पाए जाते हैं। गर्त वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? हैप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा या हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। और तना क्या कैसा है? पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ है, इसी कारण इसे ज्वाइंटेड फर भी कहा जाता है। इसके बाद इस एफ्रीडा के प्लांट्स के तने की हमने बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी पर्ण की। तो इसकी जो पर्ण होती है वह कहाँ पर लगी हुई रहती है? वह लगी हुई रहती है इसके पर्व संधि के ऊपर। और ये पर्व संधि पर भी काफ़ी सल्कीय प्रकृति की होती है। प्रकाश संश्लेषण न के बराबर करती हैं और इनमें व्रंत भी नहीं पाया जाता इन पर्ण में। और इन जो पर्ण होती है इनके जो आधारीय भाग होते हैं वह आपस में जुड़कर एक सहजात जैसी संरचना, मतलब सहजात होते हैं। जो पर्ण लगी हुई है यहाँ पर पर्व संधियों पर, इनके जो आधारीय पोर्शन है वह एक दूसरी पर्ण के साथ जुड़े हुए रहते हैं तथा ये क्रोशित क्रम में यहाँ पर पाई जाती हैं। और पर्व संधि के आधारीय भाग पर एक आवरण नुमा संरचना का यहाँ पर निर्माण कर देती है। तो ये थी इसकी पर्ण। मतलब पर्ण कैसी है? रिड्यूस प्रकृति की या काफ़ी अपहासित प्रकृति की है, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें सामान्य पर्ण तो पाई नहीं जाती, केवल पर्ण कैसी है? सल्कीय प्रकृति की पर्ण पाई जाती है, जिनमें न तो व्रंत होता है और कहाँ पर लगी हुई रहती है? ये पर्व संधि पर लगी हुई रहती है। और इन पन्नों के जो आधारीय पोर्शन होते हैं वह आपस में सहजात होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होकर पर्व संधि के चारों ओर एक वलयाकार संरचना का निर्माण कर देती है। और ये पर्ण अप्रकाश संश्लेषी होती है। इसके बाद अगर हम इसके जड़ की बात करें तो जो जड़ होती है वह एफ्रीडा के पादप में मूसला मूल प्रकार की जड़ पाई जाती है। और इसकी जो जड़ होती है वह भी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि एफ्रीडा जो पादप है ये कैसा है?
जीरोफाइटिक पादप हैं। तो जीरोफाइटिक पादप कहाँ पर उगेगा? पानी की कमी वाले आवासों में उगेगा। इसी कारण इनमें जो जड़ पाई जाती है वह भी काफ़ी लंबी पाई जाती है ताकि गहराई से जल को अवशोषित कर सके, और इनकी जड़ों में मूल रोम की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है जो कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। तो अब तक हमने क्या देखा? एफ्रिडा के पादप का क्लासिफिकेशन देखा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और उसकी जो स्पोरोफाइट था उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इस एफ्रिडा के पादप की जो जड़ पाई जाती है, जड़ भी कौन से प्रकार की? मूसला मूल प्रकार की। तो उसकी आंतरिक संरचना को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले उसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उस डायग्राम की सहायता से जड़ की आंतरिक संरचना को हम समझेंगे। तो अगर हम एफ्रिडा के जड़ की एनाटॉमी या इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं? वैसे अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो इसकी जड़ की जो आंतरिक संरचना होती है वह द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना के समान ही हमें दिखाई देती है। इसमें भी एपिब्लेमा पाई जाएगी, मूल रोम पाया जाएगा, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और वेस्कुलर रीजन वाला पोर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि एंजियोस्पर्म पादपों की जड़ों में पाया जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा समानता यह प्रदर्शित करती है। केवल क्या अभाव होता है? इनके जड़ों में वाहिका और सह कोशिकाओं का यहाँ पर अभाव होता है, और बाकी के सभी पोर्शन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं तो आंतरिक संरचना में देखें तो बाहर से अंदर की ओर कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वह कौन सा है? वह है फर्स्ट पोर्शन इसका एपिब्लेमा। और सेकंड जो पोर्शन होता है वह कौन सा होता है? इसके बाद कौन सा क्षेत्र है? कॉर्टेक्स क्षेत्र है। इसके बाद थर्ड वाला पोर्शन कौन सा है? एंडोडर्मिस। और उसके बाद जो फाइनल पोर्शन कौन सा है वह है स्टील रीजन या रंभ क्षेत्र। तो पहले हम बात करेंगे इसके एपिब्लेमा वाले पोर्शन की। तो इसका जो एपिब्लेमा वाला जो पोर्शन होता है वह कैसा होता है? एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पर जो ये एपिब्लेमा है ये कैसी कोशिकाएं हैं? एक स्तरीय कोशिकाएं हैं। मतलब जो जड़ों की जो सबसे बाह्यतम जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? एपिब्लेमा कहा जाता है। और जो ये एपिब्लेमा होती है वह केवल एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है जो कि जड़ की बाह्य सतह पर पाई जाती हैं। और इन एपिब्लेमा की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वह ऐसे लंबवत होकर किसका निर्माण कर देती है? मूल रोमों का निर्माण कर देती है, जिनका कार्य क्या है? मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। और सबसे जो खास बात है एफ्रिडा की रूट्स का, यहाँ पर जो ये मूल रोम पाए जा रहे हैं या रूट हेयर पाए जा रहे हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये जीरोफाइटिक प्लांट है तो इस पर जो मूल रोम पाए जाते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि जीरोफाइटिक करैक्टर को शो करने का कार्य करते हैं। इस एपिब्लेमा के बाद जो ये वाला जो पूरा ही पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? ये पूरा ही जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है जो कि कैसा है? बहुस्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र होता है। मतलब एपिब्लेमा से लेकर जो स्टील रीजन है यहाँ तक जो पोर्शन फैला हुआ होता है वह कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसमें इस कॉर्टेक्स में दो प्रकार की कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं। जो इसका जो फर्स्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह कौन सी होती है? क्लोरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है? इनके जो कोने होते हैं इन कोने काफ़ी मोटे होते हैं, क्योंकि कोनों पर जो कोशिका भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती हैं। और यह भी यहाँ पर लगभग 4 से 5 स्तरीय परत के रूप में
पाए जाते हैं। मतलब कोटेक्स दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो कोलेन काइमा और एक होता है पेरेन काइमा। कोलेन काइमा में क्या होता है, कोशिकाओं के जो कोने होते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह काफ़ी मोटी होती है और यह 4 से 5 परत के रूप में पाया जाता है। इसके बाद की जो कोशिकाएं होती है वह पतली भित्ति युक्त होती है, इन्हें पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं कहा जाता है। यह भी लगभग 3 से 4 स्तर के रूप में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये था कोर्टेक्स। अब जो कोर्टेक्स की जो सबसे अंतिम परत होती है वह किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। तो यहाँ का जो ये पूरा ही जो ये रेड कलर वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, एंडोडर्मिस वाला पोर्शन है, जिसमें कुछ कोशिकाओं में तो कुछ कोशिकाओं तो मार्ग कोशिका की तरह कार्य करेगी और कुछ कोशिकाओं की अरीय भित्तियों पर लिग्निन सुबेरिन इनका जमाव होने के कारण इनमें केस्पेरियन पट्टिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तथा वाटर का परिवहन या वाटर व जल को यहाँ से नहीं गुजरने देती। केवल वाटर गुजरेगा तो कहाँ से गुजरेगा, पासेज सेल या पाथ सेल के द्वारा ही गुजरेगा। इसके बाद हम एंडोडर्मिस की हमने बात कर ली। लास्ट रीजन है वह कौन सा है, इसका स्टील रीजन या रंभ क्षेत्र है। तो अगर स्टील रीजन की बात करें तो यह एक स्तरीय पेरीसाइकिल से घिरा हुआ पोर्शन होता है। मतलब स्टील रीजन के चारों ओर एक स्तरीय पेरीसाइकिल पाई जाती है और स्टील रीजन क्या है, जड़ का केंद्रीय भाग होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो कि जल और भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करते हैं। इसका जो जाइलम होता है इसमें क्या एब्सेंट होगी, इसमें वाहिका एब्सेंट या वाहिकाएं एब्सेंट होगी, जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें सह कोशिकाएं एब्सेंट होती है और बाकी के जितना भी जो एलिमेंट्स है जाइलम और फ्लोएम में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं केवल वाहिका व सह कोशिकाओं को छोड़कर वो बाकी के इनमें पाए जाएंगे। और अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट की बात करें या हम देखें इसमें स्टील रीजन कैसा है, तो इसमें जो स्टील रीजन है इसमें दो तो हमें जाइलम दिखाई देंगे और दो ही फ्लोएम दिखाई देंगे। मतलब जो जाइलम के जो दो पैचेज होते हैं या दो वेस्कुलर बंडल जैसी संरचनाएं होती हैं इनके पूरे ही पोर्शन में क्या भरा हुआ होता है, यहाँ से यहाँ तक फ्लोएम भरा हुआ होता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग है। तो ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था कहलाती है, यह व्यवस्था कहलाती है रेडियल प्रकार की व्यवस्था या अरीय प्रकार की व्यवस्था। और यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है इनकी संख्या कितनी कितनी है, इनकी संख्या 2-2 है। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है डाई आर्च या द्विधारुक व्यवस्था कहा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हुए, एक तो रेडियल हुए एक डाई आर्च हुए। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है, जैसे ये जो जाइलम वाला पोर्शन है यहाँ पर जो ये प्रोटोजाइलम है ये किस ओर है, परिधि की ओर है, जबकि जो मेटाजाइलम है वह केंद्र की ओर उपस्थित होता है। तो इस जाइलम की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इस व्यवस्था को कहा जाता है एक्जार्च या बाह्य आदिधारुक। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है, आदिधारुक। तो आदिधारुक किस ओर है, एक्स मतलब बाहर की ओर है या परिधि की ओर है, तो इस व्यवस्था को एक्जार्च कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो जो जड़ें होती हैं इनमें क्या नहीं होता, तो इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। तो कैम्बियम नहीं पाई जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर अगर स्टील रीजन में हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था है वह कैसी है, रेडियल है। दोनों का नंबर 2-2 होने के कारण इसे डाइआर्च कहा जाता है। और प्रोटोजाइलम बाहर या परिधि की ओर होता है तो इस व्यवस्था को एक्जार्च कहा जाता है। और कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण इन्हें क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। अब जो ये जड़ें होती हैं इनमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, जैसे हमने पाइनस में पढ़ा था, साइकस में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार की यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इनमें भी अस्थायी कैम्बियम का निर्माण होगा जो कि जाइलम और फ्लोएम को या सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने का कार्य
करती हैं। तो इन जड़ों में भी द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जड़ों की आंतरिक संरचना देख ली हमने, सभी पोर्शन यहाँ पर हमने देख लिए। एपिब्लेमा कैसी है, एक स्तरीय परत है और इसकी कुछ कोशिकाएं मूल रोम का निर्माण करती हैं। इसके बाद कोर्टेक्स वाला पोर्शन देखा, बहुस्तरीय क्षेत्र होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो कोलेनकाइमा, एक पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं थोड़ी मोटी भित्ति युक्त होती है, मतलब कोनों पर थोड़ी ये मोटी होगी और 4 से 5 स्तर के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद पेरेनकाइमा में पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद एंडोडर्मिस वाला रीजन होता है जिसका निर्माण कोर्टेक्स के द्वारा ही, या कोर्टेक्स की जो अंतिम परत होती है वही एंडोडर्मिस के रूप में विभेदित हो जाती है। इसके बाद स्टील रीजन वाला पोर्शन है, एक स्तरीय पेरिसाइकिल से घिरा हुआ रहता है और इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो कि जल व खनिज लवणों व भोजन का सेवन करने का कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों की संख्या 2-2 है, तो डाई आर्च दोनों ही अलग अलग है, तो रेडियल और कैम्बियम इनमें एब्सेंट होती है, तो क्लोज। और प्रोटोजाइलम बाहर की जो है परिधि की ओर होता है, जिसे एग्जार्च प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि किसके समान पाई जाएगी, पाइनस व साइकस की जड़ों के समान ही पाई जाएगी। तो ये हमने आज एफेड्रा का क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसमें जड़ों की आंतरिक संरचना को आज हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा एफेड्रा में तने की आंतरिक संरचना। तो आज के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए आप।